हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं सही हूँ ना? चलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। मैं मोहन सिंह आज आपको फिजिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन समझेंगे। बेटा वैसे मेरा ख्याल साइंस में आने का अभी नहीं था। मैं सोच रहा था 2-3 महीने के बाद जब मैथ्स एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो साइंस पढ़ाऊंगा। बट अचानक से मैं यूट्यूब पे किसी टीचर का, बहुत ही फेमस टीचर है, 40-50 लाख उनके सब्सक्राइबर है, उनका देख रहा था। जब वो पढ़ा रहे थे मोशन, उनका अचानक से मन में हुआ, हमने खोल के देखा उनका यूट्यूब चैनल, उसमें मोशन चैप्टर। तो मुझे लगा कि उसमें मोशन के अलावे और सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया था। समझ रहे हो ना? आजकल पढ़ाई भी एक तरह का, लोग इंटरटेनमेंट वे में हर प्रकार की एक्टिंग का जो कोई शौक होता है ना, किसी कारण बस पूरा नहीं होता तो एजुकेशन फील्ड में आकर के, और मजे की बात देखो ना, बच्चे भी उन्हें बहुत लाइक करते हैं। इतना ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे हो जाएंगे? तो अनेक तरह की मैं एक्टिंग देखा, सिर्फ मोशन से रिलेटेड किसी वर्ड को नहीं समझा। अब पता नहीं वो मैं 11th या ऊपर क्लास के कुछ 2-4 पॉइंट ले करके फोड़ दूंगा, एक कर दूंगा, आग लगा दूंगा। ये अरे बाबा, कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ मोशन चैप्टर पढ़ना है। पहला वर्ड से लेके अंतिम वर्ड तक सारी चीजें समझ लेनी है। चलो बेटा, हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। जो जैसे चलाते हैं चलाने दो। जब हम मोशन चैप्टर के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहला वर्ड है मोशन। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चैप्टर है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं इससे पहले। देखो, अभी तक क्लास 8th तक हम लोग साइंस के मतलब समझते थे कि कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करके लिखना है वर्ड में, जैसे एक्सप्लेनेशन होता है ना। और मैथ्स का मतलब समझते थे कैलकुलेशन। अब इसको कभी कभी उल्टा भी होता है बच्चों। अब आपको साइंस में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और मैथ्स में भी एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा ज्योमेट्री में। करेक्ट? तो अब वो जो एक बाउंड्री लाइन था ना कि साइंस का मतलब सिर्फ एक्सप्लेन करना और मैथ्स का मतलब सिर्फ कैलकुलेट करना, इसको भूल जाओ। अब साइंस में भी आपका कैलकुलेशन होगा। हालांकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसके बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होते हैं, तो कुछ बच्चे उसको अवॉइड करके भी सोचते हैं कि काम चला लूंगा, लेकिन आपने अवॉइड नहीं करना बच्चा, क्योंकि हायर एजुकेशन का बेस वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो 15% या 20% मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिस नहीं करना। आ जाओ, पहला वर्ड क्या है? मोशन। बताएंगे मोशन क्या होता है? आओ समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम टाइम इंटरवल में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो उसे मोशन कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, मान लो अभी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, 2 सेकंड के बाद यहाँ चला गया, फिर अगले 3 सेकंड के बाद यहाँ चला गया, फिर अगले 2 सेकंड के बाद यहाँ चला गया। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ना बच्चे, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे इट इज सेड टू बी इन मोशन। लिखेंगे कैसे? अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मोशन, आप लिखेंगे इसको, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect of time then it is said to be in motion। कोई ऑब्जेक्ट अगर समय के अनुसार अपना पोजीशन बदल रहा हो, अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो उसे हम मोशन कहेंगे। वेरी क्लियर ना? दूसरा टर्म बेटा यहां पर हमने लिखा भी है, पूरे मोशन में हमने ये सारी चीजें पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्कुल फंडा क्लियर करते हुए चलेंगे। कहीं भी आग नहीं लगाने, किसी भी चीज को नहीं फोड़ना, किसी भी चीज को नहीं तोड़ना। इस सब तरह की जो वीडियो है वो इंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे फिर बंद करेंगे, 10 मिनट के बाद सोचेंगे मुझे आया क्या, क्या मैंने कुछ सीखा, तो लगेगा पूरा ब्लैंक। लेकिन कल फिर हम उनकी वीडियो को ओपन करते हैं, क्योंकि मन है कि मानता नहीं। ठीक है? समझ में कुछ नहीं आती। आइए, सबसे पहला मोशन। मोशन का मतलब होता है कि चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, समय के अनुसार किसी भी वस्तु का स्थान में परिवर्तन होना मोशन कहलाता है। अब देखो बेटा, स्थान में परिवर्तन के होने का मतलब ये नहीं कि इस रूम से उस रूम में चले जाओ, दिल्ली से मुंबई चले जाओ, वही स्थान का परिवर्तन नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं और मैं अपना चेहरा हिला रहा हूं, सर हिला रहा हूं, मेरा हाथ हिल रहा है, तो यह उंगली में मोशन हो रहा है ना,
इस हैंड में मोशन हो रहा है ना, मैं पूरा का पूरा स्थान नहीं बदल रहा हूं ऐसे मान लो, लेकिन किसी न किसी ऑब्जेक्ट का स्थान बदल रहा है ना। तो यहाँ जो हमारा फिंगर था अब ये यहाँ पहुंचा, तो इसमें मोशन हो रहा है। मोशन का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंजिंग द पोजीशन, समय के अनुसार जगह बदलना मोशन कहलाता है। तो ये टर्म हम समझ गए क्लियरली, आपने लिखना भी सीख लिया होगा। अब दूसरा टर्म समझते हैं, डिस्टेंस। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप में से सारे बच्चों को पता है डिस्टेंस क्या है, लेकिन मुश्किल से 5% बच्चा एक्सप्लेन करके मुझे बता पाएगा कि डिस्टेंस क्या है। करेक्ट, ध्यान रखना, डिस्टेंस वर्ड को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डिस्टेंस वर्ड उस एक्सप्लेनेशन में नहीं आना चाहिए। क्लियर? कई बार कहते हैं ना कि सर मिनिमम डिस्टेंस को डिस्टेंस कहते हैं, नहीं। ध्यान दो, अगर मोशन हो रहा है तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो ऑब्जेक्ट पहुंचा, करेक्ट, तो ये जो एक रास्ता हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों, इस रास्ते के लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है यहां से इधर गया फिर इधर को मुड़ गया, तो इस टोटल लेंथ को, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑन विच मोशन इज हैपनिंग कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आ गई? पूरे रास्ते की लंबाई जिस पर यह मोशन हो रहा है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। क्लियर? समझ में आ गई? अब जब डिस्टेंस हमें समझ में आ गई, मोशन समझ में आ गया, अब ध्यान से देखो, यह मोशन और डिस्टेंस के बाद फिर से हम मोशन पे आएंगे बेटा। करेक्ट, फिर से हम मोशन पे आएंगे। अब यह मोशन देखो कई तरह के होते हैं। करेक्ट, मोशन एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, ये 10 मीटर की दूरी थी, इसको 5 सेकेंड लगा, एकदम वॉक करते हुए जा रहा है, तो 5 सेकेंड में 10 मीटर गया। फिर इसके बाद अगला 10 मीटर की दूरी, फिर इसको अगला 5 सेकेंड लगा, क्योंकि एकदम स्मूथली चल रहा है उसी वे में। फिर अगला 10 मीटर की दूरी, टोटल मिला के 30 मीटर हो गया ना बेटा, इसमें भी इसको 5 सेकेंड लगा, टाइम टोटल 15 सेकेंड हो गया। अब तुम गौर से देखोगे तो हर इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको समय भी इक्वल लग रहा है। करेक्ट, मतलब पहले 10 मीटर जाने में जितना टाइम लगा, दूसरे 10 मीटर जाने में भी उतना टाइम लगा, तीसरे 10 मीटर जाने में भी उतना ही टाइम लगा। तो इफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट with every equal interval of time, then it is called uniform motion। क्या? तब हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि हर सेकेंड इक्वल डिस्टेंस जाए। भले ही इसका मेजर हमने 5-5 सेकेंड पे किया है, लेकिन 10 सेकेंड में 5 मीटर तो 1 सेकेंड में 2 मीटर गया ना प्यारे बच्चों। तो हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब बिल्कुल स्मूथ होना, एक्सीलेटर नहीं लेना, जितने पे मूव कर रहा है उसी पे चलते रहे, तो हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? और इस तरह का अगर मोशन नहीं है, दिल्ली जैसे शहर में यूनिफॉर्म मोशन हो ही नहीं सकता, मुंबई जैसे शहर में यूनिफॉर्म मोशन किसी बाइक या स्कूटर या कार में नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर हमें ब्रेक लेना पड़ता है और फिर ब्रेक के बाद तुरंत हमें एक्सेलेटर लगाना पड़ता है। तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर यूनिट टाइम में डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हो रहा है, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो। तो इस तरह के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस जा रहा हो। तो प्यारे बच्चों, हमने मोशन के 2 पार्ट भी समझ लिया जो हमें आना है। करेक्ट, अक्सर जो टीचर यूट्यूब वाले होते हैं वो 11th-12th की बुक पढ़ के आते हैं और वो सारी चीज़ें और भी बहुत सारा उल्टा पुल्टा बता देते हैं, जो 9th के बच्चे देखते रह जाते हैं, अरे ये क्या बता रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो हमें अपने स्टैंडर्ड में देखना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने डिस्टेंस का डिस्कस कर लिया कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अब मान लो बेटा यहां से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है 4 मीटर,
फिर वो लेफ्ट मुड़ गया और यहां से इधर गया 3 मीटर। अब देखो ए है इनिशियल पोजीशन ए, और ये है बी, यह है सी। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब यह 4 मीटर और ये 3 मीटर। 4 + 3 7 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस। क्लियर ना प्यारे बच्चों। लेकिन एक नया टर्म अब आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, मोशन कहीं भी हो रहा हो, किसी भी लेंथ पाथ पर हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से मोशन शुरू हुआ और जहां पे मोशन खत्म हुआ, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्टेंस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन when motion is happening is called displacement. Displacement is the minimum distance from initial position to final position when an object is moving या when motion is happening. Correct? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के सबसे कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। देखो, जिसमें डायरेक्शन फिक्स्ड हो, डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, डायरेक्शन का मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ। करेक्ट? डायरेक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ। जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे कोई वर्क हो रहा हो तो उस तरह के जो हमारे पास क्वांटिटी होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जब किसी क्वांटिटी का कोई स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होता, कोई शॉर्टेन नहीं होता, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस में है, तो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, बट थोड़ा सा नॉलेज में रखना है। दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड जो है वह स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी स्पीड तो अभी आया ही नहीं बेटा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? चले आगे। अब हम लोगों ने डिस्टेंस भी समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी समझ लिया। अब तुम कहोगे सर समझ तो लिया लेकिन डिस्टेंस को आपने निकाल दिया, 4 + 3 7, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? प्यारे बच्चों, यहां पर आपको ये 90 डिग्री वाले जो फॉर्मूला है, क्या नाम है उसका, उस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास है h² = b² + p²। h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस, b बेस, p परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई को लंब भी कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हम लेंगे क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर इज 16 and 3 स्क्वायर इज 9, इट बिकम्स 25। लेकिन ये 25 जो है बेटा h का स्क्वायर है, तो h का स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर टर्म में लो, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो h बराबर 5। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर। इसका ये जो है बेटा 5 मीटर है। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इस सब को मिटा के अब अगला टर्म हमारे पास है स्पीड। आप लोगों ने क्लास 6 7 से ही लर्न किया होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब सिर्फ इतना लर्न करने से नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ले लो, एकदम उंगली पे होना चाहिए। फटाक से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
अगली बार अगर डिस्टेंस की जगह पे मैं स्पीड इनटू टाइम लिख दूं तो कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चों। और इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो यहाँ टाइम लेके स्पीड इधर ले आऊंगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए एकदम उंगली पे, फिंगर टिप्स पे, तो हमें समझ में आएगी। सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, बल्कि ये सारी चीजें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा जगह जगह पे। और इस तीनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा फंस जाने की संभावना रहती है। तो बच्चों इसको 10 मिनट खूब बढ़िया से देख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। मतलब स्पीड ये लिख तो दिया हमने फॉर्मूला, अगर एक्सप्लेनेशन पूछे तो आप कहेंगे कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर बच्चों? इसके बाद आएगा एवरेज स्पीड। क्या? एवरेज स्पीड। देखो प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कहोगे सर ये टोटल कौन सी वाला है? तो बेटा ये तब होता है जब अभी मैंने बोला ना कि दिल्ली जैसे शहरों में आप कार चलाते हो, है ना, 5 मिनट तक कुछ और स्पीड चला, फिर स्पीड को कम या ज्यादा करना पड़ा, फिर कोई और स्पीड चला, फिर कोई और स्पीड चला। तो इस तरह की चीजों में हम सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं और सारे टाइम को मेजर करते हैं, फिर हम इस तरह से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई कार पहला 100 मीटर चला 5 सेकेंड में, फिर अगला 200 मीटर चलने में इसको लग गए 15 सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों? और फिर उसके बाद नेक्स्ट 100 मीटर में उसको लग गया 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड बताओ। ये बहुत इजी दिया हूं, इतना आसान नहीं आएगा आप, क्योंकि हर में हमने डिस्टेंस भी दिया, हर में हमने टाइम भी दिया है। क्वेश्चन आएगा, हो सकता है हर में स्पीड दे दे और टाइम दे दे, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके तब आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सारे डिस्टेंस को फिर ऐड करना। ये तो समझने के लिए थोड़ा आसान दिया। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगा, ये 100 है प्लस ये 200 है प्लस ये 100 हो गया, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 प्लस 15 प्लस 5। तो ये बन गए मेरे प्यारे बच्चों 400 अपॉन 25। करेक्ट? तो यह 16 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड आया। करेक्ट? यह एवरेज स्पीड है बच्चों। जैसे मैंने बोला था आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, मैंने कहा था मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। करेक्ट प्यारे बच्चों? अब जो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे ना, किसको? डिस्प्लेसमेंट को जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो बेटा अब ये भी स्पीड ही है, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा। इस स्पीड का नाम हो जाएगा वेलोसिटी। और चूंकि अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि डिस्टेंस एक प्रॉपर डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब देखो स्पीड के केस में आप इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, आप इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, आप इसका यूनिट मीटर पर मिनट लिख सकते हैं। किस केस में? स्पीड के केस में। जो जिस यूनिट में है उसी यूनिट में आप इसका आंसर लिख दो। करेक्ट? लेकिन वेलोसिटी के केस में अब नहीं होगा बेटा, क्योंकि अब यहाँ पर SI यूनिट का यूज होगा। SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ मीटर पर सेकेंड होता है, यह किलोमीटर पर आवर में नहीं होता। अब क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन में हो सकता है किलोमीटर पर आवर आपको दे दे, तो क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है आपकी वेलोसिटी, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब फिर आपके दिमाग में आता होगा 5/18 क्या बला है? ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब होता है अपॉन, किलोमीटर अपॉन आवर। करेक्ट?
दोनों को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये बन गया मीटर। यह 1 आवर है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट बन गया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड बन गया। क्लियर है ना? काट के देखो तो ये सीधे बन जाता है। अब ये बन गया 10/6 × 6। अभी और कटेगा ना प्यारे बच्चों, 2 पंचे 10, 5 2 10, तो 2 से फिर 3 जाएंगे, ऊपर में है 5, नीचे में है 6 3 18, तब ये बनेगा मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके जस्ट उल्टा अगर मीटर पर सेकेंड में है और आपको अगर कहा जाए कि इसको किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर में लाओ, तो फिर इसके जस्ट रेसिप्रोकल कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये तो चेंज करने का तरीका बताया। लेकिन जब भी आप वेलोसिटी वर्ड हो या एक्सेलरेशन वर्ड हो, इस सब तरह का वर्ड आया है, अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सिवाय डिस्टेंस सिवाय स्पीड और एवरेज स्पीड के। स्पीड और एवरेज स्पीड में आप प्यारे बच्चों किलोमीटर पर आवर भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी टाइप क्वेश्चन आए, स्पीड एवरेज स्पीड के अलावे आए, तो आपको हमेशा मीटर पर सेकेंड में लेना है, तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन भी सीख लिया। चलो, अब हमने वेलोसिटी भी देख लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, डिस्प्लेसमेंट को आप ये भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस में जब डायरेक्शन आ जाता है तो वही डिस्प्लेसमेंट है। बोला ना, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन तभी आएगा जब वो स्ट्रेट पाथ पर हो। क्लियर ना? चलिए, अब क्या करना है, अब हमने करना है, जब एवरेज स्पीड किया तो क्या एवरेज वेलोसिटी भी वही होता है? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या एवरेज वेलोसिटी भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है? नहीं, एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा इनिशियल वेलो, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी का केस होगा तो इनिशियल और फाइनल चीज आएंगे। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, यहां पे इक्वल टू साइन। करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबॉलिक फॉर्म स्मॉल u होता है बेटा, और फाइनल वेलोसिटी का स्मॉल v अपॉन 2। तो ये भी लिखते चलो। चलो, एब्रीविएशन में पहले लिखा देता हूं, फिर बाद में समझाऊंगा कि ये सब चीजें क्या होता है। पहले सब चीजें लिख लो बेटा एक बार, इसमें इस चैप्टर में इसका यूज होगा। सबसे पहले u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, फिर है t स्मॉल t, ये होता है टाइम। देखो, इनिशियल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड लेंगे, ये भी मीटर पर सेकेंड लेंगे। टाइम को हमेशा हम सेकेंड में लेंगे प्यारे बच्चों, टाइम को हम सेकेंड में लेंगे। इसके बाद आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है अभी पढ़ेंगे 2 मिनट में। करेक्ट। इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद एक और टर्म है एस। एस का मतलब होता है बेटा टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जहां आप एस का यूज करेंगे ना प्यारे बच्चों, वहां पर इसका एसआई यूनिट मीटर में होगा। करेक्ट। ये सब एब्रीविएशंस आपको याद होना चाहिए। राइट। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये सारे सिंबॉलिक फॉर्म है जो याद कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो। करेक्ट। अब देखो, हमने क्या बोला था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन एवरेज वेलोसिटी होता है u प्लस वी अपॉन 2। करेक्ट। अब uv का क्या चक्कर है भैया, ये कौन सी बला है, ध्यान दो।
यही तो इस चैप्टर में हमने करना है बेटा। मान लीजिए आपने बाइक स्टार्ट किया और 10 सेकेंड के अंदर आपके बाइक की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहली बात तो 40 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपके बाइक का 0 था क्योंकि आपने स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट के टाइम वो 0 पे था। और 40 को हटा देते हैं, चलो हम 36 मानते हैं, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने कर लिया सिर्फ 10 सेकेंड में। 36 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 18 2 36, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका v हो गया। और u क्या था प्यारे बच्चों? u था आपके पास 0 क्योंकि u स्टार्टेड द बाइक फ्रॉम रेस्ट। और यहाँ पर टाइम हो गया, मैंने बोला ना कि 10 सेकेंड में यह चीजें हो गई। ठीक, तो हमें 3 चीज मिल गया। चौथा चीज मान लो आपको कहे फाइंड करने को, चलो एक और अब हम इस टर्म को समझते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन मतलब ए, बदलाव होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और पर यूनिट टाइम मतलब टी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, उन दोनों के बीच का गैप, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, करेक्ट। और फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये वेलोसिटी में चेंज हुआ और ये टाइम हुआ। अब इस केस में ये जो मैंने आपको केस बताया था बेटा कि आपने बाइक स्टार्ट किया और 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर लिया, एक्सेलरेट कर लिया। अब इसमें एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, तो हम फटाक से कर देंगे ना। यहाँ पे ये 10 है बेटा, u था 0 और टाइम लगा हमको 10 सेकेंड, तो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पता है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई ना? तो इसमें इसका हमें यूज पड़ेगा, हमेशा मीटर पर सेकेंड में आप लेंगे, करेक्ट। आगे चलूं, चलो आगे चलते हैं। अब देखो 2-3 तरह का ग्राफ आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ आ सकता है। ग्राफ में हमेशा ही हम यहां पर टाइम लेते हैं, ठीक। इस x एक्सिस पर टाइम लेंगे, लेकिन y एक्सिस पर हम कभी कभी डिस्टेंस ले लेते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया है ना कि डिस्टेंस को s से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी डिस्टेंस ले लेते हैं और कभी कभी स्पीड ले लेते हैं। स्पीड का कोई सिंबॉलिक फॉर्म नहीं होता है, उसको हम वेलोसिटी के लिए v लिखते हैं, करेक्ट। तो हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ में x एक्सिस हमेशा टाइम के लिए लिया जाता है, लेकिन y एक्सिस कभी डिस्टेंस के लिए लिया जाता है, कभी वेलोसिटी के लिए लिया जाता है। अब देखो एक ही तरह का ग्राफ मैं बता रहा हूं, एक ग्राफ ऐसे है और यहां भी कर दिया हमने ऐसे। अब देखो इस ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे। ये टाइम मान लो 1 सेकेंड के बाद सपोज करो 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 था। 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर की दूरी, 2 सेकेंड के बाद 5 मीटर, 3 सेकेंड के बाद 5, 4 सेकेंड के बाद 5, 10 सेकेंड के बाद 5। मतलब ऑब्जेक्ट हमसे 5 मीटर की ही दूरी पर है हर सेकेंड के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस था ना बेटा, तो 5 मीटर की ही डिस्टेंस पर है हमसे ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यही 5 मानते हैं यहां भी, 1 2 3 4 5, मान लो ये भी 5 ही है। तो अब इसी सेम ग्राफ दिख रहा है, लेकिन अंतर क्या है, यहां पर 1 सेकेंड के बाद एक वेलोसिटी है, तो ये 5 जो है वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी मतलब 5 मीटर पर सेकेंड।
1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है, 2 सेकेंड के बाद भी वही, 10 सेकेंड के बाद भी वही, 15 सेकेंड के बाद भी वही। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, बल्कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन देखने में दोनों सेम है, बस यहां पर एस की जगह वी बना दिया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझने में कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? तो ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज है। टी रहेगा नीचे, लेकिन यहां पर यह ग्राफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड यहां पर यही यूनिफॉर्म मोशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब कि ऐसे समझो कि किसी ने एक्सीलेटर को एक पर्टिकुलर जगह पे डाल करके और उसको बिल्कुल टाइट कर दिया है, अब ना घट रहा है ना बढ़ रहा है एक्सीलेटर पर से। अगर आप कार चला रहे हैं तो पैर जितने पे रखा हुआ है एक्सीलेटर उतने ही पे रखा हुआ, एकदम स्मूथली चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये इसकी वेलोसिटी सेम है। करेक्ट? समझ में आ गई? यही ग्राफ अगर यहां पर दूं मैं, अब यही यूनिफॉर्म मोशन स्पीड टाइम में हमें करना होता तो कैसे होता? देखो, स्पीड टाइम में अगर हमें करना होता यह यूनिफॉर्म मोशन, तो हमें इस ग्राफ को ऐसे लेना पड़ता। मतलब 1 सेकेंड के बाद है 2 मीटर है, 2 सेकेंड के बाद 4, 3 सेकेंड के बाद 6, 4 सेकेंड के बाद 8, 5 सेकेंड के बाद 10, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। तो ए ग्राफ और ए ग्राफ दोनों सेम है। हम ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ भी समझ में हमें आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना प्यारे बच्चों। देखो आगे करते हैं हम। आगे हमने 3 इक्वेशन लर्न करना है। वैसे उसको स्कूल के लोग डिराइव भी करके दिखाते हैं, ग्राफिकल मेथड अब नहीं है नया सिलेबस में। करेक्ट? तो सिंपली समझो कि ये 3 इक्वेशन हमको लर्न करना है। एक यहां पर a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी था ना। अब देखो इसको 1 नीचे कर दिया और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब v को अगर हमने सिर्फ इधर ही रखा तो बन गया ए टी, और ये u उस तरफ जाएगा तो प्लस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है? थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तो वैसे जरूरत है नहीं डेरिवेशन को, तो फटाफट फटाफट मैं लिखा देता हूं इन सारी चीजों को। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोगों ने ये सब समझ लिया है। s का मतलब टोटल डिस्टेंस, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, हाफ तो हाफ है ही, ये मतलब एक्सेलरेशन और फिर से टाइम। यह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है प्यारे बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s का मतलब यहां पर टोटल डिस्टेंस है। कभी समय मिलेगा इसी तरह मैथ पढ़ाते पढ़ाते तो मैं इस सब का डेरिवेशन भी दोनों मेथड से दिखा दूंगा। वैसे उसकी आवश्यकता है नहीं। दोनों मेथड का मतलब एक तो इक्वेशन टाइप मेथड है और दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ये तीनों इक्वेशन में फिर कभी समझाऊंगा। इसके बाद आता है बेटा सर्कुलर मोशन। ठीक? एक छोटा सा टॉपिक है 2-3 मिनट का, और इसके बाद ये मोशन चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। सर्कुलर मोशन में देखो बच्चा, सर्कुलर मोशन में भी स्पीड होता है। सर्कुलर मोशन में भी हम स्पीड होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ बस थोड़ा सा समझना है। अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट बार 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 मूव कर रहा हो तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ एक रेडियस होगा, है ना? और मान लो आफ्टर एवरी कंप्लीट रिवॉल्यूशन यह कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो हमें पता है ये डिस्टेंस हो जाएंगे यहां से लेके यहां तक, एक पूरा चक्कर लगा के फिर यहां तक आने तक का डिस्टेंस होगा। इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। मैथ्स में सबने पढ़ा होगा। और इसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है 2πr। मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया प्यारे बच्चों ये सर्कुलर मोशन पे कोई ऑब्जेक्ट, वह 2πr किया। क्लियर है ना? तो 2πr किया। अगर यहां पर स्पीड पूछे या वेलोसिटी वर्ड का यूज हो,
अब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें वेलोसिटी क्यों नहीं कहेंगे। तो यहाँ स्पीड जो होगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बन गया 2πr अपॉन टाइम। टाइम स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। बस इतनी सी बात है। और चूंकि यहाँ सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ स्पीड होता है, अगर कांस्टेंट मोशन है तो यह मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। करेक्ट? जिस यूनिट में क्वेश्चन दिया है उसी यूनिट में आप सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना है इस मोशन चैप्टर में। पॉजिटिवली आप चलिए, अगली जब क्लास लेंगे हम मोशन चैप्टर के तो इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? मैं आशा करता हूं कि सारे के सारे इसका जो फंडा है आपकी समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, आनंद रहो, मज़े से पढ़ाई करते रहो, ऐसी मेरी दिली कामना भी है, ऐसी मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए वंदे मातरम।